हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। बच्चों, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सीड जब उसको राइट कंडीशंस मिलती हैं, उसको वाटर एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जब मिलते हैं तो क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट करता है और उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है। वो बेबी प्लांट बड़ा होता है, उस पे फ्लावर्स आते हैं और उन फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं। उन फ्रूट्स में वापस सीड होता है। ये सारा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। एक प्लांट अपने जैसे दूसरे प्लांट बना रहा है और उसके लिए वो सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है। सीड में बेबी प्लांट होता है। तो ये इतना मैजिकल वर्ल्ड है कैसे? तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पहले देखो कि डीएनए एंड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, राइट। अब ये डीएनए होता क्या है? पर डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड ऐसे, ये एक स्ट्रैंड और दूसरा ये स्ट्रैंड, ठीक है। ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड होता है। और ये डीएनए क्या कैरी कर रहा है? डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे जो भी फीचर्स है, हमारे हेयर्स का कलर क्या होगा, हमारी आईज का कलर क्या होगा, राइट, हमारी नोज की शेप कैसी होगी, बहुत सारे हमारे जो फीचर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए पे होती है, ठीक है। यहां पे होती है ये सारी इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब बात आती है कि डीएनए प्रेजेंट कहां होता है। डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में। देखो यहां समझते हैं हम, ये है एक सेल, इस सेल में है ये एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए यहां पर ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। ये कहलाता है, जब ये इस तरीके से हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होता है तब होता है, इसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन क्या है? ये तब प्रेजेंट होता है जब व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल बेटा डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब डीएनए ऐसे कॉइल फॉर्म में क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब ये सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे, जब सेल डिवीजन के टाइम पे, ये क्रोमैटिन ऐसे हाईली कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे शेप ले लेता है। इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ऐसे ये होता है क्रोमोसोम। इसमें ये क्रोमैटिन ऐसे हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होगा, कंडेंस हो जाता है। जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेता है, इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या है? इसमें भी डीएनए ही है। ये डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, राइट। साथ में इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। क्रोमोसोम्स में प्रोटीन्स भी होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, और ये मिलके बना लेता है, ऐसे कंडेंस फॉर्म में बन जाता है क्रोमोसोम। तो डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इन अ हाईली कॉइल्ड फॉर्म कॉल्ड क्रोमैटिन। When chromatin condense at the time of cell division, they form chromosomes. क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स। ये देख रहे हो आप, डीएनए है कॉइल फॉर्म में, ये क्रोमैटिन, और ये जब कंडेंस हुआ तो यहां बन गया ये क्रोमोसोम। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछली बार देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, साथ ही वहां पर कोई भी गेमीट फॉर्मेशन यानी कि जर्म सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही यहाँ पर जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, गेमीट्स बनते हैं। हमने पिछली बार देखा कि जब डीएनए की कॉपी बनती है तो कुछ वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। ये जो वेरिएशंस होती है ना, ये जरूरी होती हैं सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, जो मैं लास्ट टाइम आपको बता चुकी हूँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर क्या है 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही इंडिविजुअल्स अपने अपने एंड से अपने अपने पेरेंट्स से कुछ वेरिएशंस लेके आए हैं। अब जब ये 2 इंडिविजुअल से जब एक न्यू इंडिविजुअल बनता है तो उसमें इन दोनों पेरेंट्स से भी वेरिएशंस इनकॉर्पोरेट हो गई, जो पिछली जनरेशन से उनमें आई थी, अब ये अगली जनरेशन में इन दोनों से इसमें आई। इससे क्या होता है, और ज्यादा टाइप की वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, क्योंकि कुछ वेरिएशंस एक पर्सन से आ रही है, कुछ दूसरे पेरेंट से आ रही हैं, और दोनों पेरेंट से मिलके एक डिफरेंट वेरिएशन, एक डिफरेंट वेरिएंट क्रिएट होता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मोर वेरिएशंस आर इनकॉर्पोरेटेड as 2 individuals are involved in this mode of reproduction, and with variation in DNA in both the parents it creates combination of variants। यहाँ पर ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं और दोनों ही इंडिविजुअल्स अपने अपने पेरेंट्स से अलग सेट ऑफ वेरिएशंस लेकर आए हुए हैं। पर यहाँ पे ना एक इशू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होता है, डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, अब क्या हुआ, ये कॉपी एक कॉपी एक सेल में चली गई, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में चली गई, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां तो नंबर ऑफ सेल डीएनए क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, क्योंकि कॉपी बनी उतना ही डीएनए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ठीक था, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहां एक पेरेंट से भी डीएनए आ रहा है, दूसरे पेरेंट से भी आ रहा है। अब क्या होगा, यहां डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा डीएनए, क्योंकि इधर से भी इस पेरेंट से भी डीएनए आ गया, इस पेरेंट से भी डीएनए आ गया, तो इसमें क्या होगा, इससे डबल अमाउंट का डीएनए हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, यहां स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी के सिस्टम के लिए लंग्स है हमारे यहाँ, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। वो ऑर्गन्स बनाते हैं गेमीट्स और जर्म सेल्स। इन गेमीट्स और जर्म सेल्स में क्या होता है, यहां पर मियोसिस के थ्रू, मियोसिस क्या होता है, एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहाँ पे। तो अब एक सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरे पेरेंट के भी जर्म सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और जब वो दोनों जर्म सेल्स यूनाइट करते हैं तो नॉर्मल नंबर रिस्टोर हो जाता है। इसको हम ऐसे देखते हैं, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो होता है 2n। नॉर्मल इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है 2n, हम ह्यूमंस में होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड दीज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, मतलब कि 23 पेयर्स होते हैं हमारी ह्यूमंस में। अब हर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। माइटोसिस में क्या होता है, ये 2n नंबर सेम रहता है ना, यही नंबर रहता है क्रोमोसोम्स का। लेकिन मियोसिस में जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें होता है मियोसिस, और उससे क्या होता है, मियोसिस से ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये 2 सेल्स बने, और दोनों सेल्स में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब ये दोनों 2 अलग अलग जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल्स जब यूनाइट करते हैं तो जाइगोट जो बनता है, यहां भी n है, ये मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। और ये जब यूनाइट करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस 2n रिस्टोर हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो डीएनए का ये जो इश्यू था कि डीएनए कॉपी होने से डबल अमाउंट ऑफ डीएनए बन जाएगा, अगर इस तरीके से हो कि मियोसिस नहीं होता तो क्या होता, दोनों ही सेल से पूरा पूरा एक क्रोमोसोम का सेट आता और वो जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होता उसमें डबल नंबर ऑफ डीएनए हो जाता। इसीलिए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो जर्म सेल्स या गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जर्म सेल्स मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, फिर जब मेल और फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं तो वापस से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स के मिलने से बनता है जाइगोट। अब इस जाइगोट को डेवलप करना है एक ऑर्गेनिज्म में जिसके पास हो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ऑर्गन्स। उसको एक मल्टीसेल्यूलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है, तो उसको क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इसलिए जो जर्म सेल्स होते हैं ये भी स्पेशलाइज हो जाते हैं। और क्या होता है, एक जर्म सेल लार्ज होता है जिसमें फूड स्टोर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल। ये फीमेल जर्म सेल लार्ज होगा और इसमें फूड स्टोर्ड होता है जो कि डेवलपिंग जाइगोट, जो जाइगोट से फिर डेवलपमेंट के बाद बनता है एम्ब्रियो, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो उसको ग्रो करने के लिए चाहिए। और एक होता है, दूसरा जर्म सेल होता है स्मॉल एंड मोटाइल, जिसे बोला जाता है मेल जर्म सेल। ये स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स मूवमेंट कर सकता है। अब हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ दो टर्म समझते हैं। तो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं ना, इनको बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, ये सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं, पर इनके जो सीड्स होते हैं ये फ्रूट में एनक्लोज्ड नहीं होते। देयर सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट एंड ओवरी। यहाँ कोई फ्रूट नहीं बनता है, यहाँ नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर, सीड्स के ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं होता है। वहीं जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, पर इनके सीड्स फ्रूट्स में एनक्लोज्ड होते हैं, है ना। जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं उनके अंदर सीड्स हैं, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। इन प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। और इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज जो है वो स्पेशलाइज कर जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, फ्लावर में। एक फ्लावर में जो प्लांट का इतना सुंदर अट्रैक्टिव पार्ट है एक फ्लावर, उसके अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के पार्ट्स देखते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये है सेपल, ठीक है, ये होती हैं सेपल्स। इसमें जब हमारी कली आती है पेड़ पे, तो कली के अंदर जो फ्लावर है वो इसके अंदर सेफली बंद रहता है, वो यही सेपल्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, ठीक है। और जब फ्लावर खुलता है तो ये इस तरीके से सेपल्स यहाँ पे ऐसे दिखाई देती हैं, ठीक है। ये जो कलरफुल लीव्स हैं फ्लावर की, ये होती हैं पेटल्स। ये पेटल्स किस लिए होती हैं, ये कलरफुल पेटल्स होती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं स्टेमन एंड पिस्टल, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये होता है एंथर, जिसमें होते हैं, एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, यहां पर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और इन पॉलन ग्रेन्स में होता है मेल जर्म सेल, ठीक है। और ये जो फिलामेंट होता है ये इसको यहां से अटैच रखता है, ठीक है। दूसरा जो होता है पिस्टल फीमेल पार्ट, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका ये ऊपर का जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये होता है स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन रिसीव होते हैं। फिर ये होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, ठीक है।
और ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ये जो आप देख रहे हो ये है ओवरी। यहां ओवरी में अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स या कहें फीमेल जर्म सेल। सी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, स्टेमन एंड पिस्टल। मैंने बता दिया स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, एंथर जिसमें येलोइश पॉलन ग्रेन्स होते हैं और होता है फिलामेंट। पिस्टल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है फ्लावर के। ये देख रहे हो आप, फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है पिस्टल और साइड्स में प्रेजेंट है ये स्टेमन। ठीक है, ये 3 पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल में जो ओवरी होती है ये होता है स्वलन बॉटम पार्ट। ये देख रहे हो आप, ये स्वलन बॉटम पार्ट ये है ओवरी। यहां पर इसमें होते हैं ओव्यूल्स और हर ओव्यूल में होता है एक एग सेल या जिसको कहेंगे हम फीमेल जर्म सेल। ठीक है, वो ओव्यूल्स में होता है। इसका जो मिडिल इलोंगेटेड पार्ट होता है ये होता है स्टाइल और टर्मिनल पार्ट जो ये स्टिकी पार्ट है ये होता है स्टिग्मा। यहां पर इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स, यहां पर आते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो देखो फ्लावर्स क्या होता है ना बेटा, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, दे कंटेन आइदर स्टेमन्स और पिस्टल। या तो उस फ्लावर में स्टेमन्स ही प्रेजेंट होंगे, वन फ्लावर, या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगा मेल फ्लावर, एंड वन फ्लावर विच हैज ओनली पिस्टल, जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, वो कहलाएगा फीमेल फ्लावर। तो यहां पर या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा फ्लावर में या पिस्टल प्रेजेंट होगा, तो ये कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं पपाया एंड वाटरमेलन। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहां एक ही फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यहां दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। अब फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे, वो पिस्टल तक कैसे पहुंचेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। जो स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकल के फ्लावर के पिस्टल के भी स्टिग्मा पे जा रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। और ये होता है बहुत सारे एजेंट्स की हेल्प से, जिनको कहा जाता है पॉलिनेटर। इन हम एजेंट्स को कहते हैं पॉलिनेटर। इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स, विंड से, वाटर से, ये सभी एजेंट्स क्या कर रहे हैं, पॉलन को हेल्प करते हैं स्टेमन से पिस्टल तक ट्रांसफर करने में, इसीलिए ये होते हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम समझते हैं यहां से। देखो बेटा, ये 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, ये है प्लांट ए और ये है प्लांट बी। अब क्या हुआ, यहां से यहां प्लांट ए के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स प्लांट बी के पिस्टल के स्टिग्मा पे पहुंच गए। ये किसी इंसेक्ट की हेल्प से हुआ या विंड की हेल्प से हुआ, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे रिसीव हो रहे हैं। इस प्लांट ए के ही इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव हो गए, या फिर इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चले गए, ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव हो जाएं, या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बट प्लांट सेम हो,
सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलिन्स रिसीव हो रहे हैं तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन तो हो गया, मतलब जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहुंच गए प्लांट के स्टिग्मा पे। अब क्या होगा, ये कैसे फ्यूज करेंगे यहाँ पे। अब पहले देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स जब मिलते हैं, वो फ्यूजन होता है उनका, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। पर ये फर्टिलाइजेशन होगा कैसे फ्लावर में, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन तो पहुंच गया, अब आगे क्या, जब पॉलन ग्रेन यहां पर रिसीव हो गया, यहां पे आ गया, अब यहां पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, वो ट्यूब उस मेल जर्म सेल को कैरी कर रही है अपने अंदर, यहां पर इसके एंड पे होता है मेल जर्म सेल। इस पॉलन ट्यूब, इस ट्यूब को कहते हैं पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब ग्रो करती है जर्म सेल को लेके और ये यहां तक आ जाती है ओवरी तक। यहां ओव्यूल में अपना जर्म सेल इसने यहां पे रिलीज करा, ये जर्म सेल फिर फीमेल जर्म सेल से इस ओव्यूल में मिल गया। तो जब ये मेल और फीमेल जर्म सेल्स मिल गए वो प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हो गया फर्टिलाइजेशन, तो यहां फर्टिलाइजेशन होके क्या बना, ये बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करेगा और इसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो बन जाएगा। डिवाइड करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फिर एक सेफली उस ओव्यूल में रहता है, और ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल अपने ऊपर एक टफ कोट डेवलप कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। इस सीड में सेफली क्या बैठा है, इस सीड में क्या है हमारा, सेफ है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जब इसको राइट कंडीशंस मिलेंगी, वाटर मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ये ग्रो करेगा एक बेबी प्लांट में। और अब बाकी पार्ट्स का क्या हुआ, जो ये ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है, राइप करके कन्वर्ट हो जाती है ओवरी फ्रूट में, और जो बाकी सारे पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और जो स्टेमिन है, पेटल्स, सेपल्स, ये सब श्रिंक होके, श्रिवल ऑफ होके, श्रिवल करके दे फॉल ऑफ, ये सब हट जाते हैं पार्ट्स, ठीक है। और ये बन जाता है, ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। इसमें इस सीड में होता है छोटा सा एम्ब्रियो जो राइट कंडीशंस मिलने पर ग्रो करता है बेबी प्लांट में। वंस pollen reaches stigma of a suitable flower, male germ cell has to reach female germ cells in the ovary. pollen grain में क्या है, मेल जर्म सेल है, उसको फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना है ओवरी तक। उसके लिए क्या होगा, उस pollen grain से एक ट्यूब ग्रो करती है। अब pollen tube grows from the pollen grain. A pollen tube grows from the pollen grain and it travels through the style. ये स्टाइल से होते हुए रीच करती है ओवरी तक। यहां पर ओवरी में वो फिर ओव्यूल में अपना जर्म सेल रिलीज हो गया, वहां से जो मेल जर्म सेल है, और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं और एक बनता है जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, बहुत बार डिवाइड करेगा बार बार, और बन जाएगा एक एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये ग्रो करता है फिर बाद में एक छोटे से बेबी प्लांट में। अब ये ओव्यूल अपने ऊपर एक टफ कोट डेवलप कर लेता है और चेंज हो जाता है सीड में। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। इस सीड में होता है, क्या होता है, इसमें होता है एम्ब्रियो, और जो ओवरी होती है वो राइप करके क्या बना लेती है, फ्रूट, ठीक है। ये एम्ब्रियो राइट कंडीशंस मिलने पर, जब इस सीड को राइट कंडीशंस मिलती हैं तो यहां से क्या बनता है, एक बेबी प्लांट। और इस प्रोसेस को, जो सीड्स में से जब बेबी प्लांट ग्रो करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, ये मैंने बताया ना, सीड्स में क्या है, फ्यूचर प्लांट है। This embryo develops into a seedling when appropriate conditions of water, soil and air are present. जब appropriate conditions मिलती हैं इस सीड को तो ये एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है सीडलिंग में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन।
तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब आप देखो, आप कोई राजमा लो या काले चने लो, आप उसको सोक करो, जो स्प्राउट्स हो जाते हैं फिर जब वो बाद में, तो आप उसको जब उसको बीच में से आप ब्रेक करोगे तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपने ब्रेक किया है, ये होते हैं कॉटिलेडन्स। ये कॉटिलेडन्स फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, इनके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। ये फूड इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करता है, और ये तब तक फूड प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, बेबी प्लांट को, तो ये उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, जब तक कि प्लांट, बेबी प्लांट खुद से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड नहीं प्रिपेयर करने लगता, तब तक ये कॉटिलेडन्स उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। यहां पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये है प्लूम्यूल, और ये जो पार्ट है नीचे, ये है रेडिकल। ये जो रेडिकल है, इससे ग्रो करती है फ्यूचर रूट प्लांट की, ठीक है, और जो प्लूम्यूल है, इससे ग्रो करती है फ्यूचर शूट, ठीक है। तो प्लांट जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ऊपर हार्ड कोट होता है, सीड कोट, ये उसको प्रोटेक्ट करता है सीड को, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन से उसमें भी अंदर एम्ब्रियो को सेफ रख सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। कॉटिलेडन्स ग्रोइंग जो सीड है, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, उसको एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है, और एम्ब्रियो तो जो है बेबी प्लांट जिससे ग्रो करना है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जब इसको राइट कंडीशंस मिलती हैं, वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उस टाइम पे ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है प्लूम्यूल और रेडिकल में। ये एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है इन दो पार्ट्स में, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल से बनती है फ्यूचर शूट, और रेडिकल से बनती है फ्यूचर रूट, ठीक है। रेडिकल फॉर्म्स फ्यूचर रूट एंड प्लूम्यूल फॉर्म्स फ्यूचर शूट। जो कॉटिलेडन्स होते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, दीज आर द फूड स्टोर्स, और दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड यंग सीडलिंग। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो यंग सीडलिंग है, जो नया बेबी प्लांट निकला है, उसको भी ये फूड प्रोवाइड करता है, जब तक कि वो प्लांट, वो बेबी प्लांट अपने आप से फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं कर देता। अब सीड फॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे एक तो ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, उसको अपने अंदर, उस सीड के अंदर एम्ब्रियो है और उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, ये जो सीड्स हैं, ये प्लांट स्पीशीज को न्यू लोकेशंस तक में, नई नई जगहों पे डिस्पर्स होने में हेल्प करते हैं। सीड्स भी एक जगह से दूसरी लोकेशन तक डिस्पर्स हो जाते हैं, विंड्स के थ्रू भी होते हैं। बहुत सारे सीड्स बहुत लाइट वेट होते हैं, जो हवा से उड़ के दूसरे प्लांट जगह पे जाके राइट कंडीशंस मिलने पे फिर वो वहां पे जर्मिनेट कर जाएंगे। साथ ही ये जो सीड्स हैं, इनके कॉटिलेडन्स जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को और यंग सीडलिंग को। इसके अलावा जो सीड्स हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में रह सकते हैं, अगर कभी एडवर्स कंडीशंस हैं तो इसमें ये डॉर्मेंट कंडीशन में बहुत टाइम तक रह सकते हैं और एम्ब्रियो सेफ रहता है, और जब भी राइट कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तब वो सीड स्प्राउट कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा और उसमें से बेबी प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब हम कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। द करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इज आर दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। यस, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनमें दोनों होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। दे पजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल। नो, ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है कि आइदर दे विल हैव स्टेमन और पिस्टल। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन से फ्रूट बना सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मैंने बताया क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल
मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए और प्रोटीन से बना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब क्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो ये कहलाता है क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम में क्या है, ये डीएनए और प्रोटीन्स मिलके बना रहे हैं क्रोमोसोम, और इसमें होती है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलेंस फ्रॉम अ फ्लावर रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो जो पॉलेंस है वो या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे या फिर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, बट प्लांट सेम होना चाहिए। तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक प्लांट के किसी फ्लावर से पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। बट यहाँ पे किसी भी फ्लावर पे नहीं जाता है, मतलब जो प्लांट्स हैं दोनों सेम टाइप के प्लांट्स होने चाहिए। टोमेटो के पॉलेंस ब्रिंजल के स्टिग्मा पे, ब्रिंजल फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं जाएंगे। ठीक है ना, टोमेटो के पॉलेंस टोमेटो के ही दूसरे अगर प्लांट के फ्लावर्स पे जा रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो दोनों फ्लावर्स हैं या तो वो सेम फ्लावर पे हो रहा है या फिर एक ही प्लांट के सेम फ्लावर दूसरे फ्लावर पे हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये सिमिलर होते हैं क्योंकि सेम ही प्लांट के हैं, इनके जेनेटिक्स सेम होंगे, इनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेम होगी। यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं क्योंकि प्लांट चेंज हो गया है तो उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। यहाँ पे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे मिनिमम या नो जेनेटिक वेरिएशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन में क्योंकि प्लांट सेम है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज हो जाती है क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं। यहाँ इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर पॉलन ट्रांसफर होना है तो पॉलिनेटर्स चाहिए, पर टिपिकली ज्यादा जरूरत नहीं होती सेम प्लांट में। सेम ही फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है, जैसे विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर पॉलेंस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पर ये आपका रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो गया है। इस चैप्टर को रीड करिए। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, इनके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी पीपीटीज मिल जाएंगी और आप अपना अच्छे से उसको चैप्टर को रीड करिए। डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।